आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के समाजशास्त्र के जो फर्स्ट पेपर है उसके बारे में बात करेंगे। पेपर का नाम है समाजशास्त्र का परिचय। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि हर विषय में 2 पेपर होता है, तो यहाँ जो पहला पेपर है वो है समाजशास्त्र का परिचय, दूसरा पेपर है भारतीय समाज। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज जो है शुरुआती वीडियो में आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं जो है अपने जो पेपर है इसके अंदर जो यूनिट आती है 5 यूनिट होती है। आज मैं आप लोगों को जो 2 यूनिटों के बारे में बताऊंगा, इकाई 1 और इकाई 2। तो फिलहाल हम सीधा शुरुआत करते हैं। उसके बाद जब सारी यूनिट हो जाएगी उसके बाद मैं आप लोगों को जो है ये बताऊंगा कि कौन सी किताबें पढ़नी है और किस तरीके से पढ़ना है। ये पेपर केवल बीए के विद्यार्थियों के लिए नहीं है, बल्कि जो विद्यार्थी 11वीं 12वीं में अगर समाजशास्त्र लेते हैं उनके लिए भी है। और हम ये कह सकते हैं कि ये जो पेपर है, ये समाजशास्त्र का परिचय या इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, ये बेसिक चीज़ें हैं। जैसे हम अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट सीखते हैं या गणित में गिनती सीखते हैं, उसी तरह अगर आप लोगों को समाजशास्त्र को आगे पढ़ना है या समाजशास्त्र को समझना है तो ये हमारी समाजशास्त्र की ABCD वाला ये पेपर है, हम ये कह सकते हैं। तो ये पेपर बहुत ही आसान पेपर है, मगर क्योंकि आप लोगों ने कभी इस चीज़ को पढ़ा नहीं होगा इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा शुरुआत में ऐसा लगेगा, मगर अगर आप मेरे लगातार वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को ये बहुत सारा ये सभी चीज़ें बहुत आसान लगेगी। तो अभी हम शुरुआत करते हैं पहली यूनिट से। पहली यूनिट में जो चैप्टर है वो है समाजशास्त्र एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। इसके बाद है इसमें समाजशास्त्र अर्थ एवं विषय वस्तु। इसके बाद इसी यूनिट के अंदर है चैप्टर है समाजशास्त्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों में संबंध और समाजशास्त्रीय पद्धतियाँ ऐतिहासिक एवं प्रकार्यात्मक। मैं आप लोगों को संक्षेप में थोड़ा समझाता जाऊंगा ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। पहली चीज़ हम बात करते हैं समाजशास्त्र की। तो जैसा कि अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियो देखे तो आप लोगों को उसमें थोड़ा बहुत जानकारी मिली होगी कि समाजशास्त्र मूल रूप से एक नया विषय है। 1838 में इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि समाज के बारे में अध्ययन बहुत पहले भी होता था, मगर 1838 में ऑगस्ट काम्ट जो एक फ्रांसीसी विद्वान थे, उन्होंने समाजशास्त्र की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन प्रारंभ किया समाज का, इसलिए उन्हें समाजशास्त्र का जनक कहते हैं। तो समाजशास्त्र का अर्थ और समाज विषय वस्तु का मतलब होता है कि उस विषय के अंदर हम क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं या उस विषय के अंदर हमें क्या क्या चीज़ पढ़ाई जाती है, तो वो समाजशास्त्र की विषय वस्तु हो गई। अर्थ के अंदर उसमें परिभाषाएं आएगी, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। दूसरा है इसमें समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य क्या होता है? परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है, इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं दृष्टिकोण या देखने का नज़रिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर हम आर्ट्स के विषयों की बात करें तो आर्ट्स के अंदर बहुत सारे विषय हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इतिहास हो, अर्थशास्त्र हो, समाजशास्त्र हो, मनोविज्ञान हो। तो ये सभी विषय जो है आपस में समाज का अध्ययन करते हैं। तो जो है यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जब सारे विषय समाज का अध्ययन करते हैं तो अलग अलग विषयों की जरूरत क्यों है, या फिर जब सभी विषय समाज के बारे में पढ़ते हैं तो अलग से समाजशास्त्र विषय की आवश्यकता क्या है। तो जो सभी विषय है जो उनके बीच में जो अंतर है वो अंतर निर्धारित करता है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। तो इसका एक छोटा सा मैं आप लोगों को उदाहरण बताऊंगा कि मान लीजिए जैसे अगर हम बात करें किसी खेल की बात करते हैं, जैसे आप लोग क्रिकेट का जो ज़्यादातर बच्चे सब शौकीन होते हैं, अगर क्रिकेट खेल की अगर हम बात करें तो किसी चीज़ को अलग अलग विषय किस रूप से उसका अध्ययन करेंगे, तो वो चीज़ हम यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर मान लीजिए क्रिकेट खेल की बात करें तो अर्थशास्त्र के अंदर उस विषय का अध्ययन क्या होगा। अर्थशास्त्र विषय के अंदर ये होगा कि किसी मैच को आयोजन कराते हैं तो उस मैच के अंदर जो है कितने का आय हुआ, कितने का जो है घाटा हुआ या लाभ हानि, उनसे संबंधित चीज़ें जो है अर्थशास्त्र के अंदर हम उसकी चर्चा करेंगे। यानी क्रिकेट के बारे में उस संदर्भ में जो है उस बारे में बात होगी। अब अगर हम बात करें राजनीति विज्ञान की, तो राजनीति विज्ञान के अंदर क्रिकेट का अध्ययन कैसे होगा, वो उसको अलग दृष्टिकोण से करेंगे। कैसे करेंगे, वो ये देखेंगे कि किन्हीं 2 देशों के बीच में जो है क्रिकेट खेलने से संबंधों में सुधार आता है या बिगाड़ आता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान बहुत सालों से क्रिकेट मैच नहीं खेल रहे हैं। कारण क्या है? राजनीतिक दृष्टिकोण के कारण से। तो
जो राजनीतिक विज्ञान है वो उसका उस रूप से अध्ययन करता है। इसी तरह अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास के अंदर क्रिकेट कब शुरुआत हुई, क्रिकेट के अंदर कौन कौन खिलाड़ी रहे, वो चीज़ें उसका अध्ययन करेगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम समाजशास्त्र के अंदर क्रिकेट का क्या अध्ययन करेंगे। तो समाजशास्त्र के अंदर जो है मूल रूप से, क्योंकि हम समाज का अध्ययन करते हैं, समाज का मतलब होता है व्यक्तियों के बीच में जो सामाजिक संबंध होते हैं वो समाज कहलाता है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं गुरु हूँ, आप लोग शिष्य हैं, तो ये हमारा एक संबंध है। तो समाजशास्त्र की अगर दृष्टिकोण से बात करें क्रिकेट खेल के बारे में, तो हम ये अध्ययन करेंगे कि उन जो खिलाड़ी है उन खिलाड़ियों के बीच में उस खेल से आपस में क्या रिश्ते बनते हैं, वो रिश्ते बनते हैं बिगड़ते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर आप खेल खेलते हैं, जो ग्रुप खेल होता है, सामूहिक खेल होता है, उसके अंदर बिना एक दूसरे के सहयोग किए खेल आप नहीं जीत सकते हैं। चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो, इन खेलों में आपस में सामंजस्य होना जरूरी होता है। तो समाजशास्त्र में उस रूप से हम अध्ययन करते हैं। तो यहाँ मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य किससे कहते हैं, यानी कि हम किसी भी घटना का जो अध्ययन करेंगे वो इस रूप में करेंगे कि वो समाज के संबंधों को किस रूप से प्रभावित करती है। जैसे राजनीति है, राजनीति के अंदर जो है राजनीतिक दृष्टिकोण देखा जाता है, मगर हम उसको सामाजिक दृष्टिकोण से उसका हम अध्ययन करेंगे। अब अगला इसी के अंदर एक चैप्टर है समाजशास्त्र और दूसरे सामाजिक विज्ञानों में संबंध। दूसरे सामाजिक विज्ञान कौन से हैं? दूसरे सामाजिक विज्ञानों का मतलब है इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, बाकी जो भी विषय है आर्ट्स के, वो सामाजिक विज्ञान, अन्य सामाजिक विज्ञानों के अंदर आते हैं। तो अब समाजशास्त्र का इनसे क्या संबंध है? तो जैसे अर्थशास्त्र के अंदर किसका अध्ययन करते हैं? आर्थिक गतिविधियों का। मगर जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो किनसे प्रभावित होती है? वो समाज के रिश्ते से या संबंधों से प्रभावित होती है। एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा आप लोगों को। सोने के बारे में आप सब जानते हैं, गोल्ड जिसे हम बोलते हैं, सोना बहुत कीमती धातु है। मगर वो कीमती धातु क्यों है? कभी आप लोगों ने इस पर विचार किया? सोना न खाने में काम आता है, न किसी जो है जिस जो लोहा है, लोहे की बात करें तो लोहे से बहुत सारी चीज़ें बनती है, सोने से केवल जेवर बनते हैं, मगर फिर भी सोना जो है सबसे कीमती धातु में माना जाता है। कारण क्या है? कारण सिंपल सा है कि समाज के अंदर क्योंकि सोने की धातु को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए सोने का महत्व। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर आज मान लीजिए जो है हमारे शादी ब्याहों के अंदर, इसमें आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि दहेज के अंदर या कोई देने की चीज़ होती है तो हम सोना देते, सोने के जेवर ये देते हैं। मान लीजिए समाज ये निर्धारित कर दे कि सोना के बजाय हम पत्थर के गहने देंगे, तो सोने की कीमत बिल्कुल गिर जाएगी और वो पत्थर की कीमत बढ़ जाएगी। तो ये कहने का मतलब है कि जो है समाजशास्त्र का और बाकी विषयों के साथ भी एक गहरा संबंध है। इसी तरह चाहे वो राजनीति विज्ञान हो, चाहे भूगोल की अगर हम बात करें तो भूगोल के अंदर क्या पढ़ाया जाता है? भूगोल में प्राकृतिक वातावरण के बारे में पढ़ाया जाता है। अब समाजशास्त्र का इससे क्या संबंध है? तो बिल्कुल सीधा सा संबंध है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर आप लोगों ने गौर से अगर देखा हो या बड़े बड़े शहरों के बारे में आप जानकारी रखते हैं, तो दुनिया का कोई भी बड़ा शहर हो, वो सभी शहर नदियों के किनारे पे होंगे या समुद्र के किनारे पे। बात सीधी सी है कि इंसान वहाँ बसता है जहाँ उसके लिए प्राकृतिक वातावरण बहुत आरामदायक हो, वो कठिन परिस्थितियों में नहीं रहता। तो इसीलिए चाहे वो दिल्ली हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे बम्बई हो, चाहे कोई सा भी शहर हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे लंदन हो, ये सब शहर किसी न किसी नदी के किनारे और समतल मैदानों में बसे हुए हैं। तो भूगोल में भी यही चीज़ पढ़ते हैं कि भाई जो प्राकृतिक वातावरण है उसके बारे में पढ़ते हैं, और समाजशास्त्र में भी हम इन्हीं चीज़ों को पढ़ रहे हैं। यानी कि चीज़ों में संबंध भी है मगर अंतर भी है। अंतर क्या है? भूगोल के अंदर जो हम पढ़ेंगे तो भूगोल के अंदर क्या है कि वो जो उनका दृष्टिकोण है वो भौगोलिक दृष्टिकोण रहता है, जबकि समाजशास्त्र के अंदर हम जो है भौगोलिक घटनाओं को महत्व तो देते हैं, मगर हम सामाजिक घटनाओं को या सामाजिक कारकों को अधिक महत्व देते हैं उनके ऊपर। तो मेरे ख्याल से ये जब अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर मैं आप लोगों को और समझाऊंगा उसके अंदर। तो ये पहला चैप्टर हो गया ये। इसके बाद जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट या फर्स्ट इकाई, इसके अंदर जो है आखिरी चैप्टर है वो है समाजशास्त्रीय पद्धतियाँ। तो बहुत सारी पद्धतियाँ होती हैं। पद्धतियों का मतलब होता है कि समाजशास्त्र के अंदर अध्ययन किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर हम जो है आपके सिलेबस के अंदर दो पद्धतियाँ हैं, एक है ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल बोलते हैं इसको, और दूसरा प्रकार्यात्मक यानी फंक्शनल। ऐतिहासिक पद्धति का मतलब ये है कि हम किसी भी सामाजिक घटना का जो अध्ययन करेंगे वो उसके शुरुआत से लेकर के
वर्तमान तक के बारे में। यानी इतिहास के अंदर क्या होता है, इतिहास के अंदर यही होता है कि कोई चीज़ कब शुरू हुई, कैसे उसका विकास हुआ, उसका और अभी तक कैसे चल रही है। तो सेम वो वही चीज़ें इतिहास के अंदर। यानी अगर धर्म की बात करें तो धर्म को जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम यूँ पढ़ेंगे कि किसी भी धर्म की जो उद्भव या विकास कैसे हुआ, किसने किया और किन परिस्थितियों में ये धर्म जो है आगे बढ़ा और वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है, वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण कहलाता है। दूसरा है प्रकार्यात्मक। प्रकार्यात्मक का मतलब होता है कि प्रकार्य का मतलब सीधी सी बात है कि वह कार्य व्यक्ति का जो समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान देता हो, उसे हम प्रकार्य बोलते हैं। तो प्रकार, जैसे उदाहरण के रूप में हम सड़क के बाईं ओर चल रहे हैं, ठीक है, या हम जो है समाज के नियमों का पालन करते हैं, तो वो हम प्रकार्य है। जैसे उदाहरण, छोटा सा उदाहरण की बात करें, हम क्लास चल रही है, मान लीजिए क्लास के अंदर टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट जो है आराम जो है ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं, तो वो हो गया प्रकार्य। तो प्रकार्यात्मक का मतलब ये हुआ कि हम जो समाजशास्त्र के अंदर किसी भी घटना का या किसी भी तथ्य का जो अध्ययन करेंगे वो इस रूप में करेंगे कि वो तथ्य समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में अपना किस प्रकार योगदान देता है। प्रकार्य के साथ दो शब्द और है, एक है दुष्प्रकार्य, एक है अप्रकार्य। दुष्प्रकार्य का मतलब होता है, मैं एक छोटा सा उदाहरण क्लासरूम का बताऊंगा। जैसे आप लोग क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए क्लास चल रही है, टीचर पढ़ा रहा है और ज़्यादातर बच्चे 80% बच्चे शांतिपूर्वक वो चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो वो तो हो गया प्रकार्य। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति या एक विद्यार्थी जो पीछे से एकदम से खड़ा हो जाए, डोल बजा के नाचने लग जाए, तो उससे क्या होगा, क्लास पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, वो हो गया उसका दुष्प्रकार्य। यानी व्यक्ति का वह कार्य जो समाज व्यवस्था को, यानी यहाँ समाज व्यवस्था कौन सी होगी, क्लास डिस्टर्ब हो रही है, वो दुष्प्रकार्य हो गया। तीसरा होता है अप्रकार्य। अप्रकार्य का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी कोने के अंदर एक बच्चा नींद ले रहा है और वो न तो पड़ोसी को डिस्टर्ब कर रहा है, न टीचर को डिस्टर्ब कर रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा, वो चुपचाप से सो रहा है, तो उसका जो कार्य है वो न तो व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान दे रहा है, न व्यवस्था को बिगाड़ने में वो अपनी भागीदारी निभा रहा है, तो वो चीज़ कहलाती है अप्रकार्य। तो तीन चीज़ होगी, प्रकार्य, दुष्प्रकार्य और अप्रकार्य। तो इस दृष्टिकोण से जो समाजशास्त्र में अध्ययन होता है वो एक प्रकार्यात्मक पद्धति कहलाती है। तो मेरे ख्याल से जो पहली यूनिट है बहुत आसान सी यूनिट है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये जब मैं अगले वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर आपको इसके बारे में विस्तार से समझाऊंगा। दूसरी जो यूनिट है, अगर हम दूसरी इकाई की बात करें तो इकाई जो 2 है, उस दूसरी यूनिट के अंदर कुल 5 चैप्टर है। पहला है समाज, समुदाय, संस्था, समिति और संस्कृति। यानी ये 5 चीज़ों के बारे में हम, यानी ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं वो चीज़ हम पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं तो उसमें मैंने समाज के बारे में, संस्था, समिति और संस्कृति के बारे में बता रखा, समुदाय के बारे में शायद नहीं बताया। मैं जो है ये सारी चीज़ें आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। समाज का मतलब आमतौर पर हम लोग ये मानते हैं व्यक्तियों का समूह। व्यक्तियों का समूह को हम समाज नहीं कहते हैं। समाज व्यक्तियों के बीच में जो संबंध होते हैं उन संबंधों के समूह को हम समाज कहते हैं। यानी जैसे जो एक व्यक्ति है उसका परिवार है, तो यानी पिता पुत्र का संबंध हो गया, पति पत्नी का संबंध हो गया, भाई बहन का संबंध हो गया, हमारा और आप लोगों का संबंध हो गया, यानी गुरु शिष्य का संबंध हो गया। ये कहीं दिखाई नहीं देता, जैसे कोई रेंज कहीं जाके यूँ मान नहीं रही कि भाई ये पिता ये पुत्र है, ये कोई रस्सी बंधी हुई नहीं उनके बीच में, तो वो चीज़ें हैं, वो जो संबंध है वो दिखाई नहीं देते। तो समाज भी दिखाई नहीं देता, यानी समाज के जो व्यक्ति है वो तो दिखते हैं, मगर जो समाज हम जिसे कहते हैं यानी संबंध है, वो संबंध हम दिखाई नहीं देते। अगर हम समुदाय की बात करें तो समुदाय क्या है, समुदाय व्यक्तियों का वह समूह है जो किसी एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। मैं संक्षेप में आप लोगों को उदाहरण के रूप में बताऊं, अगर आप लोगों को जो भी गांव है, मोहल्ला है या शहर है, वो सब समुदाय का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि उसका एक निश्चित नाम है, उसका एक जो है इलाका तय है, उसमें व्यक्ति रहते हैं और सब आपस में मिलजुल करके रहते हैं, वो समुदाय हो गया। ये भी शायद मेरा वीडियो है इसके अंदर निश्चित रूप से है, आप लोग अगर चैनल की लिंक में जाएंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा। संस्था किसे कहते हैं? संस्था और समिति के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को कि समिति तो है व्यक्तियों का वह समूह जो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए काम करता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम कॉलेज की अगर हम बात करें तो कॉलेज क्या है, कॉलेज में चपरासी होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, बाबू, लेक्चरर सारे होते हैं और खास तो स्टूडेंट्स भी है, और एक बिल्डिंग होती है। तो हमारा एक उद्देश्य क्या है, बच्चों को पढ़ाना, उनको डिग्री देना और उनमें संस्कार देना। तो ये तो हो गई समिति। अगर हम बात करें
भाई गवर्नमेंट कॉलेज चित्तौड़ की बात करें तो वो हो गई समिति। मगर संस्था की अगर हम बात करें तो संस्था क्या होगी? संस्था होगी कि जो समिति जिन नियमों के आधार पर चलती है, जो कार्य प्रणालियाँ है वो संस्था कहलाती है। यानी कि भाई जो कॉलेज है, कॉलेज कैसे चल रहा है? कॉलेज मेरे या तुम्हारे कहने से नहीं चल रहा, ये एक नियम बने हुए हैं। नियम क्या है कि भाई इसमें नौकरी लगने के लिए एक अलग नियम है। अगर आपको प्रवेश लेना है तो उसके लिए ये है कि कम से कम 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं के बाद आपका मेरिट में नंबर आना चाहिए। अगर आपको बीए की डिग्री करनी है तो 3 साल तक आपको परीक्षाएं देनी है लगातार, उसमें तीनों सालों में पास होना है। ऐसा नहीं कि एक जना कोई कह दे कि मैं तो एक साथ ही ले लो परीक्षा, मैं पास कर लूँगा। तो जो नियम होते हैं वो चीज़ कहलाती है संस्था। तो सिंपल सी बात है, अगर हम चित्तौड़ कॉलेज की बात करते हैं तो वो तो हो गई समिति, मगर हम नियमों की बात करते हैं भाई चित्तौड़ कॉलेज किन नियमों से चलता है, वो हो जाएगी संस्था। तो समिति छोटी होती है, संस्था बड़ी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संस्कृति के बारे में। संस्कृति के बारे में मैंने वीडियो बनाया था। संस्कृति आमतौर पर बहुत सारी परिभाषाएं मिल जाएगी और हम लोग जो है जानते तो है संस्कृति के बारे में, मगर अगर कोई पूछे कि संस्कृति क्या, तो इधर उधर जागने लग जाएंगे। संस्कृति की बिल्कुल सीधी सी बात है कि व्यक्ति ने जो भी चीज़ें बनाई हैं, यानी समाज में व्यक्ति का मतलब आप में या कोई भी हो सकता है, फिर आज से पुराने ज़माने से लेकर आज तक का जो समाज है, उस समाज के अंदर जो भी चीज़ें हम लोगों ने यानी इंसानों ने जो बनाई है वो संस्कृति। और इंसानों ने 2 तरह की चीज़ें बनाई, एक वो चीज़ें जो दिखाई देती है, दूसरी वो चीज़ें जो दिखाई नहीं देती है। दिखाई देने वाली चीज़ हम क्या है, जैसे मैंने ये कपड़ा पहन रखा है, ये चौक है, ये डस्टर, ये बोर्ड है, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही है। ये बनाया किसने? ये बोर्ड किसने बनाया? इंसान ने बनाया। ये शर्ट, ये जो मैंने पहन रखा है जैकेट, ये किसने बनाया? इंसान ने बनाया। यानी कि ये जो चीज़ें जो इंसान ने बनाई चीज़ें हैं वो भौतिक संस्कृति कहलाती है, और वे चीज़ें जो इंसान ने बनाई है मगर वो दिखाई नहीं देती है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? जैसे मैं बोल रहा हूँ भाषा, मैं जैसे हिंदी बोल रहा हूँ, ये आप लोगों को दिखाई दे रही है? नहीं दे रही है, मगर आप लोगों को समझ में आ रहा। और ये भाषा बनाई किसने? भाषा इंसान ने बनाई है। तो भाषा या इसी तरह धर्म है, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, ये क्या है? ये भी संस्कृति का एक हिस्सा है। तो अगर हम बात करें किसी पेड़ की बात करें तो पेड़, या नदी की बात करें तो नदी संस्कृति नहीं है, मगर पेड़ से जो है अगर उस लकड़ी से अगर टेबल कुर्सी बनती है तो वो संस्कृति। इसी तरह नदी संस्कृति नहीं है, मगर नदी के ऊपर अगर कोई बांध बनता है, बांध कौन बनाता है? इंसान बनाता है, तो वो बांध जो है वो संस्कृति में आएगा। तो मेरे ख्याल से ये जो 2 भाग है, 2 इकाइयाँ मैंने आप लोगों को संक्षेप में समझाई है, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और जो है एक और चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर आपको इससे संबंधित कोई चीज़ पूछनी है या कोई शंका, कोई सुझाव देना हो, तो आप जो मेरे चैनल की जो कमेंट है उसके अंदर, कमेंट के अंदर आप जो है अपना कमेंट लिख सकते हैं, ताकि जो है आप लोगों की जो समस्याओं का समाधान हो सके। और कल के वीडियो में मैं आपको बाकी 3 यूनिट के बारे में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि कौन सी किताबें आपको पढ़नी है जिससे आपको अच्छे नंबर आए। एक और अंत में मैं जाते जाते आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि बहुत आसान विषय है, आप लोगों से जुड़ा हुआ विषय है, समाज से जुड़ा हुआ विषय है, और इस विषय को रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आप आराम से समझोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मूल रूप से ये विषय आप लोगों ने क्योंकि स्कूल में नहीं पढ़ा है, इसलिए शुरू में थोड़ा बहुत घबराहट, हिचकिचाहट रहती है, मगर बहुत आसान, आरामदायक और आनंददायक विषय है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।